हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप प्रैक्टिस सेशन भी लगा रहे होंगे। प्रैक्टिस सेशन देखो बहुत ज़रूरी हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें ज़्यादातर PYQ हैं, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपके हो जाएंगे। अच्छा, इनको लगाना कैसे है? जैसे आज प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 है। कैसे करना है? जैसे ही वीडियो आती है आपको क्वेश्चन देखना है, उसको पॉज करना है और अपने आप सोल्व करना है और फिर मैच कर लेना है, ठीक है, कि सही है या नहीं। ये नहीं है कि सिर्फ आपको इसको देखते रहना है। और जो लर्न करने वाले क्वेश्चन हैं, हाँ, उसको आप बार बार देख के लर्न कर सकते हो, जैसे साइंस में। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैथ्स का है और मैथ्स में आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। जो सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, मान लो ये आपका सर्कल हो गया, ये टेंजेंट्स, इन पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो क्या वो पैरेलल होंगे? अगर इन पे आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइंस कैसी आ रही हैं? ये पैरेलल आ रही हैं। ये लाइंस कैसी आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। तो बिल्कुल असर्शन तो हमारा ठीक है ना, कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे आप डायमीटर के एंड्स पॉइंट पे, वो क्या होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं। रीज़न देखते हैं, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ अ लॉन्गेस्ट कोड, ये भी ठीक है। जो डायमीटर होती है वो सबसे लंबी कोड होती है। कोड क्या होती है? कोड होता है बेटा जो एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। सर्कल पे जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करती है जो लाइन, उसे हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। और डायमीटर भी तो सर्कल के पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। डायमीटर क्या स्पेशल होता है कि डायमीटर सेंटर से पास करता है। डायमीटर कहाँ से पास करता है? सेंटर से पास करता है तो ये भी एक कोड ही। और सबसे लंबी कोड ही क्या होती है? डायमीटर होती है एक सर्कल के अंदर, ठीक है। तो इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ A and R आर ट्रू। दोनों ट्रू तो हैं, बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीज़न है वो एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। कोड की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, रीड करो जल्दी से। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स की बात हो रही है। पैक है, 52 कार्ड्स हैं, एक कार्ड उसमें से गुम हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, बचे हुए कार्ड्स में से एक कार्ड हमने सिलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज, जो हमने कार्ड निकाला है वो क्वीन है हार्ट का, ठीक है ना, इज अ क्वीन ऑफ हार्ट। इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड, और जो गुम हुआ है कार्ड वो ब्लैक कार्ड है कोई, ठीक है। तो देखो टोटल कार्ड्स कितने थे? 52। वन ब्लैक कार्ड इज लॉस्ट, एक ब्लैक कार्ड गुम हो गया, तो कितने रह गए रिमेनिंग कार्ड्स? 51। ये हमारे क्या रह गए? रिमेनिंग कार्ड्स। हमें क्या चाहिए? हमारे लिए इवेंट क्या है? ये आना क्या चाहिए? क्वीन ऑफ हार्ट। क्वीन ऑफ हार्ट। एक पैक में कितनी क्वीन ऑफ हार्ट होती है? एक ही होती है, ठीक है ना। कितनी क्वींस होती हैं हार्ट की? एक ही क्वीन होती है बेटा। तो एक कार्ड सिलेक्ट करना है और जो क्या होना चाहिए? क्वीन होनी चाहिए हार्ट की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के नंबर मिलते हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, वेरी गुड। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं आप ही के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी आदत हो। ये फॉर्मूला लिख के आओगे, आधा नंबर इसका मिलता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमें एक कार्ड चाहिए और टोटल कितना है 51, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/51। ये प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वीन ऑफ हार्ट मिल सकती है अगर आप रैंडमली कोई कार्ड ड्रॉ करते हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखो इसमें से 2 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला लिखने के आधे नंबर होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप सब ठीक कर रहे हो, और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यार वो सब्सक्राइब कर देना। बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख बहुत ज़्यादा बच्चे रहे हैं। आप देखो, आप डाउनलोड भी करो, प्रैक्टिस सेशन आप डाउनलोड कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना। ए की वैल्यू दी हुई है 60, बी की वैल्यू दी हुई है 30। वेरीफाई करना है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये तो हमने वैसे भी किया हुआ है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हमने की थी तब भी किया हुआ है। चलो एक साइड LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है हमारी, साइन ए प्लस बी। वैल्यू पुट करें साइन 60 प्लस 30, क्या बनेगा साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1। तो LHS की वैल्यू हमारी आई 1। अब चलते हैं RHS पे। RHS क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वैल्यू पुट करो साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30। कोस 60 की साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना हुआ √3/4 प्लस 1/4 गिव्स 4/4 इज इक्वल टू 1। तो LHS भी हमारी 1 आ रही है और RHS भी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो हैंस प्रूव, ठीक है। अब ये मत सोचना कि बहुत इजी क्वेश्चन लेके आ रहे हो सर, मैं नहीं लेके आ रहा, ये आपके बोर्ड्स के ही क्वेश्चन हैं। 2024 का ही ये एग्ज़ाम है, उसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं बना के लेके आ रहा बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री। को ये फिगर दे रखी है ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और डायगोनल जो है BD वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है B और D को। मीन्स ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया, ये बराबर है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जब ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें अब क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBD एंड AB इज इक्वल टू BC। तो चलो अब हो ही गया है AA सिमिलैरिटी से, 2 एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, है ना। 2 एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। आप 2 एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल से भी कर सकते हो, क्योंकि BD साइड क्या है, कॉमन भी है। ये तो बहुत ईजी था, 2 नंबर में है। तो एंगल ABD, तो पहले तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। एंगल ABD is equal to एंगल CBD, और एंगल ADB is equal to एंगल CDB। इन दोनों का रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, BD बाइसेक्ट्स, जो डायगोनल है BD बाइसेक्ट्स ऊपर किसको कर रहा है, एंगल B को, एंगल B, और नीचे वाले का रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल D। BD जो है इन एंगल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो AA सिमिलैरिटी से, है ना, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB बाय
ए सिमिलैरिटी, दो एंगल भी आप इक्वल कर देते हो तो भी क्या हो जाती है, फिगर क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। और अगर ये सिमिलर हैं, जो कि हमने प्रूव कर दिया है, ये क्या है, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी, तो यहाँ से हम रेशो लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, है ना। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी डी। तो यहाँ से ए बी और बी सी भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। सेकेंड पार्ट में तो हमें यही प्रूव करना था। देखो आपके क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जल्दी से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अपना स्कोर चेक करो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2024 का ही है। फाइंड द रेशो निकालनी है इन विच कोई पॉइंट दिया हुआ है 8/5 वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1.1,2 एंड 2,3। ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के 1,2 और ये 2,3। कोई एक थर्ड पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 8/5 वाई। ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें निकालना है। लेट द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन के रेशो 1। ठीक है ना, जब भी हमें रेशो निकालनी होती है तो हम क्या मानते हैं कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, के रेशो 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में। अब सेक्शन फॉर्मूला में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कई तरह की कैटेगरी है। इसमें एक ही ये टाइप है कि रेशो निकालनी है, रेशो निकालनी है और कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, सबसे बेसिक क्या होती है, आपसे कोऑर्डिनेट, आपको रेशो दी होती है और उसके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। या कई बार रेशो नहीं दी होती, रेशो ही निकालनी होती है हमें। अब यहाँ पे रेशो भी निकालनी है और कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला ये इधर और ये इधर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2k+1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 8/5। एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम लगाएं तो यहाँ से सोल्व करें तो कितना आएगा, 10k+5 इज इक्वल टू 8k+8। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ये 2k इज इक्वल टू 3 बन गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो हमारी जो डिजायर्ड रेशो है, तो रेशो कितनी आ गई, 3:2। ठीक है, के रेशो 1 करोगे, 3/2:1 करोगे तो रेशो कितनी आ जाएगी, 3:2। अब हमें निकालना है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई वाला कर दो भैया, है ना, वाई की फॉर्म में आप लगा दो। रेशो हमारे पास आ ही चुकी है। अब हम इसको के रेशो 1 ना लेके हम क्या करेंगे, इसको 3:2 लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3+2। तो ये कितना आ गया, 9 + 4 13/5। तो y कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 13/5। तो ये लो 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको रेशो पूछी हुई है, लाइन सेगमेंट की रेशो पूछी हुई है कि लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और 3 नंबर में है और मेरी तरफ से नहीं है ना, 2024 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 3 मार्क्स का है, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से है। ठीक है, रश्मि और नज़मा एज प्रॉब्लम पे है। चलो भाई देखो, रीड करो इसको। 3 साल पहले, 3 years अगो,
रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा। तो चलो भाई एक एक स्टेप वाइज सोल्व करते हैं इसको। एक साइड है रश्मि और एक है नज़मा। मान लेते हैं इनकी आज की जो एज है, प्रेजेंट एज क्या है, एक्स एंड वाई। रश्मि की प्रेजेंट एज एक्स, नज़मा की प्रेजेंट एज वाई। ये बात कर रहे हैं 3 साल पहले, 3 ईयर अगो। 3 साल पहले रश्मि की एज क्या होगी? अगर आज आप 12 साल के हो तो 3 साल पहले कितने के थे? 12 - 3, 9 साल के थे, है ना? ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे रश्मि अगर अभी एक्स ईयर्स की है तो 3 साल पहले रश्मि की एज क्या होगी? x - 3। और नज़मा की एज क्या होगी? y - 3। नज़मा भी तो छोटी होएगी 3 साल पहले, या नज़मा इतने ही साल की रहेगी, है ना? एंड यहाँ पे क्या कंडीशन है? रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा। 3 साल पहले जो कंडीशन दी हुई है इन्होंने, जो रश्मि की एज है वो नज़मा की एज से 3 गुना है। तो यहाँ से आप इक्वेशन बना लो एक, x - 3 इज इक्वल टू 3y - 9। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? x - 3y इज इक्वल टू -6। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या दी हुई है। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद, मतलब अगर आज आप 12 साल के हो, 10 साल बाद कितने के होगे? 22 के हो जाओगे ना, 10 ऐड कर दिए। तो 10 साल बाद रश्मि की एज क्या होगी? x+10। नज़मा की एज क्या होगी? y+10। और कंडीशन क्या है? रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नज़मा। तो 10 साल के बाद ये क्या होगा? ट्वाइस होगा। मीन्स x+10 जो रश्मि की एज है विल बी ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगी नज़मा की एज के, y+10। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आ गई, x+10 इज इक्वल टू 2y+20। तो यहाँ से x - 2y इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये आ गई, 2 इक्वेशन बन गई आपकी। ये 6 है, -6। तो 2 इक्वेशन बन गई हैं, 2 वेरिएबल हैं, आसानी से सोल्व हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करते हैं। एक इक्वेशन थी हमारे पास, x - 3y इज इक्वल टू -6 और x - 2y इज इक्वल टू 10। तो साइन चेंज करके इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं। ये कितना आया? ये कैंसिल, कितना बच गया आपके पास? -y इज इक्वल टू -16, मीन्स y आ गया आपका 16। y की वैल्यू क्या है? 16। y की वैल्यू अगर 16 है तो x-2 इंटू 16 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 42। तो x किसकी एज थी? रश्मि की। और y किसकी एज थी? नज़मा की। तो ये आ गया, रश्मि की एज 42 ईयर्स और नज़मा की एज क्या है? 16 ईयर्स। ठीक है, तो बताओ आपका ये सही था या नहीं था? बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया करो वर्ड प्रॉब्लम में, एक एक लाइन पढ़ के उस लाइन में क्या दिया हुआ है उस हिसाब से सोल्व किया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना? तो करो सोल्व इसको, पढ़ो भाई क्या दिया हुआ है। अ सर्कल विद द सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है और रेडियस 8 है। रेडियस इसकी यहाँ से यहाँ कनेक्ट करें तो ये क्या है? 8 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है। इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच PQRS आर द सेम पॉइंट्स एज शोन। AD इज परपेंडिकुलर टू DC। AD इज परपेंडिकुलर टू DC, ये राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है। BC की वैल्यू 30 है, BC की वैल्यू हो गई 30 एंड BS इज 24। ये क्या है? 24 है BS।
फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी, ये हमें निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे इजी है यार, देखो अगर आप एक सर्कल, चलो मैं फिगर में बनाता हूँ, अगर आप एक सर्कल को इंस्क्राइब कर रहे हो, उसमें एक एंगल क्या है 90 है, तो यहाँ से ये पॉइंट कनेक्ट करोगे सेंटर से, ये पॉइंट कनेक्ट करोगे सेंटर से, तो ये जो बना, ये क्या बन गया, ये आपका एक स्क्वायर बन जाता है ना। ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन भी आया होगा, आपने प्रैक्टिस जब की होगी तो वहाँ पे किया भी होगा। ये स्क्वायर बन जाता है। अगर ये स्क्वायर बन गया तो देखो ये 24 है, तो ये कितना आ गया 24, और ये कितना बच गया फिर 6, ये 6 तो ये भी 6, और ये 8 है, ये स्क्वायर बन गया तो ये भी कितना आ गया 8, तो डीसी की वैल्यू तो वैसे ही आ गई 14, है ना। देखो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन पे। तो चलो हम दोबारा से इसको फिगर बना लेते हैं और करते हैं। अब ये एंगल क्या है 90, तो यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, और नाम लिख लेते हैं ए एस बी आर सी क्यू डी पी। अब देखो डी तो क्या है, ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर है, गिवन है, एंगल डी इज 90 डिग्री, ये हमारा गिवन है, ठीक है। ये ओ पी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, एंगल पी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, एंगल क्यू भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। रीजन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट रेडियस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो देखो अब 3 एंगल 90 के हो गए, ये एंगल भी 90 का हो गया, ये एंगल भी 90 का हो गया, ये एंगल भी 90 का है, तो फोर्थ एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया 90 का हो गया। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों एंगल क्या हों 90 डिग्री के हों, तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर नहीं बोलते। तो देयरफॉर पी ओ डी क्यू इज अ स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर है तो ये 8 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर था, डी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो मतलब ये हमारे क्या आ गया 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। और ये टोटल 30 थी, जिसमें से ये 24, तो ये भी कितनी हो जाएगी 24। रीज़न कमेंट सेक्शन में आप बता दो। ये 6, तो ये भी कितना 6, 6 और 8 12, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। तो डी सी क्या होगा, डी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो डी सी की लेंथ कितनी आ गई 14। तो ये आपको लिख के आना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ये आपको सी क्यू वाला भी लिख के आना है कि कैसे वो आपने 6 सेंटीमीटर निकाला है। क्लियर है बच्चे। तो देखो क्वेश्चन इजी भी आते हैं, पता नहीं आप मैथ से क्यों डरते हो, फिगर देख के ही क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो एक काम करता हूँ मैं आपके लिए, ये क्वेश्चन की जो फिगर है इसको क्लीन कर देते हैं। हमने दूसरी फिगर बना ली है, तो क्वेश्चन वाली फिगर क्लीन कर देते हैं, ताकि आप इसको डाउनलोड करो तो आपको क्लीन क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया हुआ है। देखो एपी का क्वेश्चन है 5 नंबर में आया हुआ है। एपी जनरली हम 4 नंबर की लेके चलते हैं, कि 4 नंबर की ज़्यादातर आती है, केस स्टडी के फॉर्म में आ जाती है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया 2024 में। क्वेश्चन रीड करो और जल्दी से फिर इसको सोल्व करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म ऑफ एपी इज 32 और उनका प्रोडक्ट 60 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो 5 नंबर में है। चलो भाई शुरू करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं 5 नंबर कौन लेके जाएगा। द सम ऑफ फर्स्ट टर्म मान ली हमने ए प्लस 8 टर्म A8 इज इक्वल टू 32, ओके। और इनका प्रोडक्ट A इंटू A8 इज इक्वल टू 60।
तो इसको हम ऐसे लिखें a प्लस 7d इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32। और यहाँ पे a इंटू ए प्लस 7d इज इक्वल टू 60। अगर हम यहाँ से a प्लस 7d की वैल्यू निकाल लेते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड अगर मैं लगाऊँ, यहाँ पे a इंटू 32 माइनस ए, है ना, a प्लस 7d की वैल्यू इस वाले से यहाँ से हम निकाल लें, तो यहाँ से a प्लस 7d की वैल्यू क्या आई, 32 माइनस ए इज इक्वल टू 60। तो हमारी यहाँ पे एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 32a माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 60। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें, ए स्क्वेयर माइनस 32a प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर किस में ब्रेक होंगे, फैक्टर भी बहुत ईजी हैं, a माइनस 2a माइनस 30a प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लेंगे तो a माइनस 2 माइनस 30 कॉमन लें तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ रही हैं, a की एक वैल्यू आ रही है 2 और a की एक वैल्यू आ रही है 30। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद a की हमारे पास कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यूज आई, एक आई 30 और एक आई है 2। आपकी भी यही वैल्यू आ रही है। तो चलो इससे फिर हम d की वैल्यू निकालते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस 7d, है ना, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32। और a की वैल्यू अगर हम 2 लें, a की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो मेरी d की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 32। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4। d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4। अगर मैं a की वैल्यू 30 लेता हूँ तो 2 इंटू 30 प्लस 7d इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आई, -4। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। तो दो केस बन गए। अब हमें a की वैल्यू भी आ गई, हमारी d की वैल्यू भी आ गई। एक क्वेश्चन तो हाफ तो सोल्व हो गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो दो केस बना के चलते हैं। एक बार जब a की वैल्यू 2 है तो d की वैल्यू कितनी है, 4। एक बार जब a की वैल्यू 30 है तो d की वैल्यू क्या है, -4। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फॉर्मूला लिख के आना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करता हूँ, n/2 20 टर्म्स का है तो 20/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 4। तो ये कितना आ गया, 10, 4 प्लस 76, तो ये आ गया 800। अगर हमारी a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 4 है तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कितना आएगा, 800। और यहाँ पे निकालते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 30 प्लस 19 इंटू -4। तो 10, 60 माइनस 76, तो ये कितना आ गया, -160। ये कितना आ गया, -160। ठीक है, तो आई होप आप सबका भी ये क्वेश्चन क्या होगा, ठीक होगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, देख लो आपके 5 नंबर आए हैं या नहीं आए, मेरे तो आ गए, है ना। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं था क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके सिलेबस में ही है। अच्छा खासा आपको फैक्टर भी बनाना आता है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आपको निकालने आते हैं। और इक्वेशन भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, और पूछा भी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम ही हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस प्रैक्टिस सेशन में आपके कितने स्कोर हुआ है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर लिखो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।